इसमें कुल 3 पेपर हैं। फिलहाल मैं अभी सेकंड पेपर अवकल समीकरण स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बीएससी सेकंड ईयर में 3 पेपर के अंदर सबसे पहले तो पेपर नंबर सेकंड जो दे रखा है उसमें 2 तरह की किताबें हैं, अवकल समीकरण और आंशिक अवकल समीकरण। सबसे पहली बुक का नाम है अवकल समीकरण और दूसरे नंबर बुक इसी के अंदर है आंशिक अवकल समीकरण। इन 2 किताबों से मिलकर जो ये पेपर का निर्माण हुआ है उसके अंतर्गत सबसे पहली किताब है अवकल समीकरण। इसके अंदर 4 यूनिट दे रखी है। तो सबसे पहले कोर्स की शुरुआत के अंदर चूंकि पहला ही दिन है तो मैं थोड़ा इंट्रोडक्टरी आपको इस सिलेबस के बारे में रूबरू करवा देता हूँ। सबसे पहला यूनिट नंबर फर्स्ट दे रखा है, उसके अंदर एकमात्र टॉपिक है प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। फर्स्ट ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें चैप्टर नंबर 1 पूरा आएगा और चैप्टर नंबर 2 का थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर काम में लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर एक ही चैप्टर से मिलकर यूनिट बनी है। स्टूडेंट इसमें 100% नंबर लाने की चेष्टा करते हैं जो कि आते भी हैं। ये 12th बेस से लेकर बना हुआ एक यूनिट बनाई हुई है। यूनिट नंबर सेकंड ये स्टूडेंट अपने लाइफ में सबसे पहली बार पढ़ता है सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, यानी इसके अंदर चैप्टर नंबर 3 लेकर बनाया हुआ है द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। ये चैप्टर नंबर 3 से मिलकर बना हुआ है। ये भी एक स्टूडेंट का फ्री फंड के नंबर है क्योर कर सकता है इसके अंदर, क्योंकि तो एकमात्र चैप्टर यूज में लिया हुआ है और सिंगल यूनिट है। अच्छा, यूनिट इसके अंदर ये तो मानो डबल मान सकते हैं, तो 90% तो चैप्टर नंबर 1 है और 10% चैप्टर नंबर 2 है। लेकिन अभी तक अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर इसमें मोर देन 55 और 60% के अंदर पूरा एक क्वेश्चन मिल जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि चैप्टर एक ही सिलेबस के अंदर दे रखा है, तो इसमें स्टूडेंट आराम से क्योर कर सकते हैं। ये भी 100% मार्किंग का यूनिट बना हुआ है। चैप्टर नंबर 4 अगेन फ्री फंड का है। इसके अंदर द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण दे रखा है। द्वितीय कोटि के सेम रैखिक अवकल समीकरण, इसका नाम है अचर गुणांकों सहित है और ये है चर गुणांकों सहित, केवल इतना ही अंतर है। ये चैप्टर नंबर 4 है। ये भी स्टूडेंट 100% एक्योर करते हैं। और सेकंड पेपर में स्कोरिंग अवकल समीकरण अपने आप में स्कोरिंग पेपर ही होता है। उसमें 3 यूनिट आते हैं फ्री फंड के 100 ये मार्किंग देती है। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 ये 2 चीजों से मिलकर बनी है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 4 ये थोड़ी सी मेहनत वाली ये टॉपिक है। इसके अंदर केवल नाम दिया हुआ है द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। ठीक है। चैप्टर नंबर 3 है द्वितीय कोटि रैखिक अवकल समीकरण अचर गुणांकों सहित। 4th नंबर चैप्टर है द्वितीय कोटि रैखिक अवकल समीकरण चर गुणांकों सहित। और चैप्टर नंबर 5 और 6 केवल द्वितीय कोटि रैखिक अवकल समीकरण। इसमें केवल इतना ही मीनिंग है कि जो चैप्टर नंबर 3 और 4 से हल नहीं होते क्वेश्चन उसको इसमें दे रखा है। इसको हल करने की विधि जब हम ये यूनिट पढ़ेंगे उस समय इसको अच्छी तरह क्लासिफिकेशन कर देंगे। अब यूनिट नंबर 5 है। ये पूरी नई बुक है। इस बुक का नाम ही आंशिक अवकल समीकरण रखा हुआ है, आंशिक अवकल समीकरण। ये भी एक अपना आप में इंडिविजुअल बुक है, छोटी सी पतली सी बुक अपने दे रखी है। 2 बुक से मिलकर बना हुआ है। यूनिट नंबर 5 आंशिक अवकल समीकरण। अब एक इसमें छोटा सा टॉपिक ये है कि इसमें बुक्स का जो रिकमेंडेशन है वो पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के अंदर एकमात्र ही है, वो दे रखी है। जेपीएच की बुक ही आपको परचेज करेगी, उसका टू द पॉइंट का सॉल्यूशन इसके अंदर आपको करवा दूंगा यहाँ। दूसरा नंबर बहुत ही बढ़िया बुक है नौकार प्रकाशन की अजमेर की, ये भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं। तीसरा नंबर सीबीएच की बुक है और चौथा नंबर है आरबीटी की। ये सारी बुक्स अवेलेबल है, जो आप करना चाहें वो उसको प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये कोई थ्योरम बेस, इसमें एक भी थ्योरम नहीं है। इस चैप्टर की इस पेपर की खास बात ये है कि इसमें सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन भर रखे हैं, तो सीक्वेंस से हम ये यूनिट का क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये समरी एक तरह का 100% फाइनल सिलेबस।
रेडी, स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट, अवकल समीकरण के अंदर सबसे पहले नंबर यूनिट जो दे रखी है वो दे रखी है प्रथम कोटि के अवकल समीकरण, प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। यूनिट नंबर फिफ्थ का भी यही नाम है, उसमें केवल इतना ही अंतर है कि उसका नाम है प्रथम कोटि के रैखिक आंशिक अवकल समीकरण। यूनिट नंबर फिफ्थ बनाती है। अपन यूनिट नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और इससे ही सिलेबस का एक बहुत बढ़िया आगाज समझ लो, या फिर कोई भी। ये चैप्टर नंबर 1 पे पूरा डिपेंड करता है। ये चैप्टर नंबर ए बी सी डी ई एफ जी एच कई टुकड़ों में बंटा हुआ है। उसमें सबसे पहले सीक्वेंस के अंदर ए नंबर यूनिट है। तो प्रथम कोटि के रैखिक अवकल समीकरण को पढ़ने से पहले केवल आपको ये मालूम होना चाहिए कि अवकल समीकरण और रैखिक का मतलब क्या है। सबसे पहले तो अवकल समीकरण का मीनिंग। अवकल समीकरण का मीनिंग केवल इतना ही होता है कि dy बटा dx या dy बटा dt या dy बटा dz, ये कोई भी चीजें जो दे रखी है जिसमें पावर 1 है, ये जो पावर आपके डिफरेंशियल करने की जो क्षमता है, डिफरेंशियल करने की जो कैटेगरी है, डिफरेंशियल करने का वर्गीकरण, एक बार डिफरेंशिएशन, दो बार डिफरेंशिएशन, तीन बार डिफरेंशिएशन, ये जो किया जाता है ये कहलाता है कोटि। तो ये एक बार अवकलन अगर देखा हो तो ये कहलाता है प्रथम कोटि। और अवकल का मतलब होता है dy बटा dx। अवकल का बेसिक मीनिंग में तो 12th क्लास के अंदर बड़े रूप से आया हुआ है। एक बार, दो बार, तीन बार भी अवकलन अपन लोगों ने किया हुआ है छोटी क्लास के अंदर। फर्स्ट ईयर में कोई बुक थी अवकल गणित, और सेकेंड ईयर में अवकल समीकरण दे रखी है। इन दोनों में एक अच्छी तरह डिफरेंस ये है कि सेकेंड ईयर का टॉपिक के अंदर नाम आता है अवकल समीकरण, और फर्स्ट ईयर के अंदर ये नाम चेंज हो जाता है अवकल गणित। अवकल समीकरण में dy बटा dx, dy बटा dt, dy बटा dz, जब इस पर एक बार डिफरेंशिएशन कर रखा हो, केवल एक बार अवकलन कर रखा हो, तो इसका मतलब होता है प्रथम कोटि। अवकल और अवकलन में राशि का अंतर है। अवकल का मतलब होता है कि कोई भी इक्वेशन, समीकरण को हल करना, समीकरण दे रखी होगी उसको चेंज करके जब हल करते तो उसका नाम पड़ता है अवकल। और जब किसी चीज को अपन अवकलन किया जाता है, जैसे किसने कह दिया cos थीटा का अवकलन करो थीटा के सापेक्ष, तो ये चीज कहलाती है अवकलन। तो पहला तो ये डिफरेंस इसके अंदर ये अच्छी तरह नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। एक बार अवकल का मतलब होता है कोई इक्वेशन दे रखी है, उसको पहले अपन को सेट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा, वो चीज कहलाती है अवकल। और जब अपने को डली हुई चीज मिलती है कि जैसे cos थीटा का अवकलन कर दो, तो ये चीज कहलाती है अवकलन। ये 12th के अंदर हम लोगों ने किया था, उसके अलावा कोई भी क्लास के अंदर ये चीज नहीं आई। फिलहाल ये जो भी हम काम कर रहे हैं वो कहलाता है अवकलन समीकरण। तो ये dy बटा dx, dy बटा dt, ये अलग लेक्चर भी अपने सिलेबस के अंदर नहीं है। सिंपल एंड सोबर टॉपिक अपना ये है, सिंपल एंड सोबर सिलेबस अपना ये है पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी का, या कोई भी यूनिवर्सिटी ले लो, उनमें केवल एक है dy बटा dx, dy बटा dt भी इसमें पॉसिबल नहीं है, मैंने पढ़ाया है। इसको हल करने के लिए पहले तो ये अवकल समीकरण को क्लियर कर दिया। दूसरा नाम वेरी इंपॉर्टेंट आता है रैखिक। रैखिक वर्ड को समझने के लिए केवल आपको ये, कई बार मैं स्टूडेंट से पूछता था क्लास के अंदर, जब इसमें स्टूडेंट सामने क्लास लगती थी कि रैखिक का मतलब क्या है, तो रैखिक का मतलब सीधी सी बात है, वो ये बताते हैं सर जो एक लाइन में लिखा हुआ हो। मैं कहता हूँ एलकेजी हो चाहे यूकेजी हो चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर हो, कोई भी क्वेश्चन होगा तो जिगजैग या यूं तो लिखा हुआ नहीं होगा, होगा तो एक ही लाइन में। तो रैखिक का मतलब क्या है, तो इसका मतलब बस ये है समझने के लिए कि रैखिक का केवल इतना ही मतलब होता है कि अगर कोई समीकरण dy बटा dx प्लस dy इक्वल टू q इंटू x या अचर प्रकार से डिनोट की गई है, तो ये चीज कहलाती है रैखिक। रैखिक का केवल इतना ही तात्पर्य है कि y से y अगर टैली हो जाता है और यहाँ पर y की कोई भी टर्म नहीं हो, तो ये चीज क्या कहलाती है रैखिक। ये स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो भी एग्जाम के लिए उसमें फेवरेट टॉपिक आरपीएससी का। रैखिक अवकल समीकरण का केवल इतना ही मीनिंग है कि ये दोनों चीजें अगर सेम मिल जाए, y लिखा हुआ ये कुछ भी लिखा हुआ 100 200 3 0 5 x और यहाँ पर y नहीं होना चाहिए या अचर होना चाहिए, तो ये चीज कहलाती है रैखिक। रैखिक को पहचानने का एक ही तरीका है, इस पर पावर का कभी भी फर्क नहीं पड़ता। ये पावर आप 100 ले लो चाहे 1000 चाहे 1 चाहे 2, प्लस पॉइंट अपना ये है कि सेकंड ईयर होते हुए
अपने केवल फर्स्ट ऑर्डर ही कोर्स में दे रखा है। तो ये तो सबसे पहला बता ही रखो 100% मार्किंग का यूनिट है ये, और 12th पिकअप है इसके अंदर। अगर मैं तो दिन भर हंस के ये बोलता हूँ कि किसी के पास मान लो अवकल समीकरण लाने के लिए अभी व्यवस्था नहीं है, भाई 150-200 की किताब आती है, तो 12th वाली किताब है उसकी 2 कॉपी है, एक भी क्वेश्चन इसमें चेंज नहीं है। अपन ये सोचते हैं कि इसमें कोई नया हो गया जेपीएच या आरबीडी की किताब के अंदर, आप भूल जाओ 12वीं की किताब पे ले आना या घर पे देख लेना स्क्रीनशॉट लगा के, या फिर वीडियो है इसमें जो बोल रहा हूँ सेम डिट्टो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, केवल यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर। ये ध्यान रखना 12th का कोई भी पोर्शन है केवल यूनिट नंबर फर्स्ट में 2 कॉपी दे रखी है, इसलिए स्टूडेंट ने क्या 100% मार्किंग के लिए इसको कहता हूँ लाते नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो ये दोनों चीजें आपके पास होगी। प्रथम का मतलब होता है फर्स्ट पावर एक कोर्स में दे रखी है, तो इसका मीनिंग केवल ये है, प्रथम कोटि का केवल ये मीनिंग है, इस पर पावर 1 दे रखी है, एक बार डिफरेंशिएशन है, तो ये मतलब हो गया प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक का मतलब है y से y टच हो गया, और इसको यहाँ पर अचर या x का कोई भी फलन होना चाहिए, चाहे sin x हो जाए या x की पावर 10 हो जाए या अंडर रूट x हो जाए, तो ये चीज क्या कहलाती है, रैखिक। ये तो हुआ सबसे पहला टॉपिक। अब इसको सॉल्व करने की विधि, इसको हल करने की क्या क्या विधियां अपने सिलेबस के अंदर दे रखी है। सबसे पहली विधि तो हल करने की है, उसका नाम है चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। दूसरा नंबर जो इसमें दे रखा है उसका नंबर है समघात अवकल समीकरण। इसी को हल करने के लिए प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधियां आएंगी, प्रथम कोटि को हल करने की विधियां। तीसरा नंबर चैप्टर का नाम या फिर एबीसी जो बने हुए होते हैं, ये फर्स्ट ए में दे रखा है, ये फर्स्ट बी में दे रखा है, ये फर्स्ट सी में दे रखा है। ये है समघात अवकल समीकरण में परिणत विधि, इसका नाम यही है, किताब में एग्जैक्टली यही दिया हुआ है। चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रैखिक अवकल समीकरण, और पांचवा नाम है रैखिक अवकल समीकरण, या इसको वर्ल्ड फेमस बर्नौली भी बोला जाता है, बर्नौली विधि। और छठा नंबर है यथार्थ अवकल समीकरण, यथार्थ अवकल समीकरण। ये सभी विधियां हमारे कोर्स में दे रखी है, चैप्टर वाइज फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, डी, ई और एफ। यहाँ तक ये सभी विधियां कंटिन्यू आपके गिवन है, डी, ई और एफ। स्टूडेंट को तो ये मैं राय दूंगा कि सभी चैप्टर करके जाने चाहिए। वैसे यूनिवर्सिटी में आपके यहाँ तक के पूरा 10 नंबर का मार्किंग इजीली अवेलेबल रहेगा, या तो वो ये करके जाए और या फिर लास्ट वाले टॉपिक करके जाए 10 नंबर्स के लिए। अगर पेपर 8 का होगा आपके क्वेश्चन में 40 मार्क्स का, तो ये 08 में कन्वर्ट कर लेना, एक ही बात है, 2 मार्क्स को माइनस कर देना। तो मैं यहाँ क्लास में सभी के आपको सॉल्यूशन बोर्ड पे करवाऊंगा, और जेपीएच के बुक के सभी अवेलेबल रहेंगे। दी बेस्ट बुक है जेपीएच। इसमें जो क्वेश्चन है वो आपके आने वाले टाइम में कोई भी कंपटीशन एग्जाम में कभी भी आपको जरूरत पड़े, उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए, तो जेपीएच ही प्रेफर करूंगा मैं। बाकी सभी बुक भी बहुत बढ़िया है, लेकिन जेपीएच अपने यूनिवर्सिटी में काफी टाइम से चले आ रहे हैं, तो इसको स्टार्ट कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेवे एक बार। चरों का पृथक्करण पहले टॉपिक का नाम है, दूसरा समघात अवकल समीकरण, तीसरा समघात अवकल समीकरण में परिणत, चौथा रैखिक अवकल समीकरण, पांचवा रैखिक अवकल समीकरण में परिणत, या इसको बर्नौली बोलते हैं। ये तो एक किताब में अपना टॉपिक दिया हुआ है कि परिणत या फिर बर्नौली विधि, इसका वर्ल्ड फेमस नाम है। और छठा यथार्थ अवकल समीकरण, और ये सातवां दे रखा मिसलेनियस, यानी उसमें सभी के मिश्रण हैं, तो ये मिक्सचर इसके अंदर गिवन है एक्सरसाइज में। चरों का पृथक्करण संकल्प, इसमें केवल इतना ही नहीं है कि जो क्वेश्चन इस वाले चैप्टर से सॉल्व नहीं होते उसको पहले अपने को चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के बाद इसको प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट बी के अनुसार हल करेंगे। रैखिक अवकल समीकरण हल करने की विधि बताऊंगा। जो क्वेश्चन इसको हल नहीं कर सकते उनको पहले चेंज करवाना पड़ेगा बर्नौली के अंदर, फिर ये सॉल्व होंगे। और ये यथार्थ अवकल समीकरण एक अलग ही दे रखा है, और मिक्सर सभी का मिक्स दिया हुआ होगा। तो ये सभी पहले यूनिट के लिए मैंने पर्याप्त आपको बता दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपने पहले ले लिया, तो अब ये
मिटा के मैं आपके सामने क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो आप कॉपी किताब पेन पेंसिल सभी खोल कर और नोट करते हुए इसको लिखते जाओ इंडिविजुअल। जैसे सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट ए निकालते हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है 1 + x² × dy प्लस का 1 + y² × dx = 0। कोई भी क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि सबसे पहले पहचान। तो पहचान के लिए मैं एक बात थोड़ा सा आपको अच्छी तरह बता दूं। सबसे पहली पहचान तो ये है कि पेपर खोलती उसके अंदर यूनिट कौन सी लिखी हुई है, यूनिट नंबर फर्स्ट है, क्योंकि आपके फर्स्ट और फिफ्थ में दो जगह आपको ये सिंगल पावर लिखी हुई मिलेगी। तो आपको ये पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी कि यूनिट नंबर फर्स्ट का है फिफ्थ का है, क्योंकि अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम पेपर के अंदर ये लिखा हुआ आता है कि यूनिट नंबर फर्स्ट है यूनिट नंबर फिफ्थ। पहली बात तो ये, तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं है कि ये क्वेश्चन में पहचानूंगा कैसे, यूनिट ऊपर दी हुई है। दूसरा नंबर ये है कि आपके सामने किस पर पावर एक है, आपके केवल 2 यूनिट में सिंगल पावर है और 3 यूनिट में आपको 2 या 3 पावर मिलेगी। जैसे d² y/dx² मिल गया, dq y/dx³ मिल गया। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। और 12th की किताब में पढ़ाया था कि उसका एक क्वेश्चन चैप्टर नंबर है 8 या 9, उसके अंदर एज इट इज ये सेम क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 1 + x² dy + 1 + y² dx = 0। तो पहले इसको पहचान लिया, फर्स्ट ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उदाहरण। ये सॉल्यूशन इसका करने के लिए सबसे पहले मैं इसमें टेक्निक लगाऊंगा 1 + x² × dy = -1 + y² × dx। इसको सेपरेट कर दो, पहले इक्वल टू के उधर LHS = RHS में कन्वर्ट कर दो। इसका वैसे देखा जाए तो सीधा सा मीनिंग ये होगा कि अगर LHS में ये लिखा हुआ है 1 + x² × dy = -1 + y² × dx, तो ये एक दूसरे के इक्वल कभी रहने होंगे, इसका मीनिंग यही है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को फर्स्ट पावर में जो मैंने पिछला स्क्रीनशॉट आपने लिया या फिर तो मैंने मिटा दिया, उसमें 4 5 6 7 विधियां बताई थी। पहला था चरों का पृथक्करण, दूसरा था संघात अवकल समीकरण, तीसरा था संघात अवकल समीकरण परिमित, चौथा है रैखिक अवकल समीकरण, पांचवा बर्नौली और फिर यथार्थ। क्योंकि पहला ही देना है तो नेचुरल सी बात है पहला ही टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन, उसके लिए सबसे पहले चरों का पृथक्करण विधि ही इस्तेमाल करेंगे। हाँ, डे बाय डे डिफिकल्ट होता रहेगा क्योंकि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की विधियां हैं ये, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये सभी विधियां एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दे रखी है। ये हमारी मर्जी है कि कौन सा मेथड इसमें लगाते हैं। तो फिलहाल पहला मेथड है ये, तो इसका मेथड का नाम मैं क्लियर लिख देता हूँ। अपन मेथड यूज करें चरों का पृथक्करण विधि। इसके अंदर क्या है कि आपको केवल इतना देखना है कि सिंगल पावर तो मिल गई, बीच में इक्वल टू का साइन होना चाहिए। इक्वल टू के साइन के बाद में dy को तो यहीं रखो, इसके नीचे 1 + y² आना चाहिए = dx को यहाँ रखो और 1 + x² इसके नीचे आना चाहिए और माइनस का चिन्ह दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। क्योंकि अवकलन को तोड़ने का सीधा सा मतलब होता है समाकलन। जब अवकलन को ब्रेक करेंगे तो समाकलन आएगा, समाकलन को ब्रेक करेंगे तो अब ये रिवर्स होते हैं। रिवर्स होने का इसका सबसे बढ़िया मीनिंग ये बताता हूँ कि एक बार जैसे मान लो कोई भी अपन ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कोई इसमें चढ़ाते हैं, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई अगर गूगल पे आप सर्च करोगे तो सीधी सी बात है लिखा हुआ है 7000 मीटर के आसपास लिखी हुई कि गूगल पे सर्च करेंगे लमसम। तो ये मापने का तरीका क्या है, ये अपन एक बार कई बार सोचते हैं तो होगा क्या कि मान लो कोई 2 दोस्त गए, एक दोस्त यहाँ खड़ा हो गया फीता पकड़ के और दूसरा दोस्त इस पे चढ़ाई की, चढ़ाई करने के बाद वो यहाँ तक पहुँच गया, फिर इसने इसको मोबाइल किया कि मैं यहाँ पर पहुँच गया, कितना किलोमीटर मीटर हो गया, उसने बता दिया कि 7000 है। ऐसा नहीं हुआ होगा कभी। फिर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने के लिए अपन क्या करते हैं, 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ, अपना कोई 2 दोस्त थे, एक खड़ा हो गया और दूसरा इस पर चढ़ाई की फीता लेके, और फीता भाई यहाँ बांध दिया कस्से में, पैंट के कस्से में, फिर यहाँ पर चढ़ गया। ये चढ़ने के बाद इसने इसको फोन कर दिया कि मैं पहुंच गया माउंट एवरेस्ट। इसने देख लिया फीते पे क्या है 7000। ये अपने कई बार ज्योग्राफी में गोल वाले फीते होते हैं। पहला तरीका तो ये है जो कि इम्पॉसिबल है। दूसरा तरीका गणित में ये काम आता है, वो तरीका ये है कि मान लो कि कॉलेज में कोई फंक्शन चल रहा है और फंक्शन में अपने को मैनेजमेंट ने ये कहा कि भाई इस बोर्ड के
इसके चारों तरफ रिबन लगा दो रेड कलर का, ताकि अपने पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने में सुंदर लगे। तो पियोन को बुलाया और उसे कहा कि इस पे रेड कलर का रिबन लगा दो चारों तरफ। रिबन लगाने पर उसने कहा कि भाई ठीक है, मैं बोर्ड को उठा के मार्केट ले जाता हूँ, तभी तो रिबन आएगा। तो ये तरीका। दूसरा कहा कि बोर्ड कैसे उठेगा, बोर्ड पे तो क्लिपें लगी हुई है, ये तो बिल्कुल टाइट है। तो इसको करने का एक ही तरीका था कि भाई जहाँ पर कोई डस्टर पड़ा हो उससे पर यूं माप ले 1 2 3 4 5 6 और यूं माप कर 40 बार, और दुकानदार के सामने जाकर ये बोलेंगे इसके बराबर 40 बार रिबन आ जाए, ऐसा रिबन दे दो। वो रिबन दे देता है, वो लाके रिबन आके इसमें चिपका। या दूसरा तरीका सबसे बढ़िया, डस्टर भी नहीं है तो बिलान अपने हाथों की 1 है 2 है 3 है 4 है, ये पूरी बाउंड्री में घूम के और दुकानदार के सामने जाके बोलेंगे 35 बार इसके बराबर रिबन आ जाए, ऐसा रिबन दे दो। तो ये बिल्कुल अपना काम हो गया। यानी बिना कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाई आया था अपने सामने, जिसमें 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का ले जाकर इसकी कैलकुलेशन किए बगैर हमने ये काम कर दिया। तो ये जो बोर्ड को मन में एक बार तोड़ना, दिलांत में 1 बार 2 बार 3 बार, ये चीज कहलाती है अवकलन करना। ये बोर्ड को मन में तोड़ना या दीवार पे रिबन लगाना, या फिर ये बिजली की कोई भी फिटिंग करने के लिए अपन लेके आते हैं ये चीजें, तो इसको मापने के लिए आइडिया क्या होता है, कोई लकड़ी का माप बना लेते हैं और इससे ले जाते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 20 बार इसके बराबर ये चीज दे दो, ताकि मैं इलेक्ट्रिसिटी वायर उसमें डाल सकूं। तो ये जो चीज अपने मन में तोड़ते हैं ये कहलाती है अवकलन। और दुकानदार के सामने जाकर बोलना कि 30 बिलान के बराबर रिबन दे दो, ये कहलाती है समाकलन। इसी वजह से अवकलन समाकलन करते हैं तो उसके आंसर में आपको हमेशा और हमेशा प्लस का सी लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमेशा जोड़ को बताते हैं। दुकानदार के सामने प्लस यानी जोड़ के बोलना 30 बार के बराबर रिबन दे दो, तो ये चीज क्या कहलाती है, अवकलन का उल्टा समाकलन और समाकलन का उल्टा अवकलन। इस वजह से कोई भी प्रथम कोटि हो चाहे 20 कोटि हो, उन सब में समाकलन किया जाता है। इसका समाकलन वेल नोन फॉर्मूला 12 के स्टूडेंट रहे होंगे कभी न कभी, ये सब तो याद ही है। tan इनवर्स y = माइनस का tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स c ले लो। अच्छा, इसमें प्लस का c ले लो, केवल प्लस का e की पावर c ले लो, और प्लस का कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल है 10 इसमें चूज कर सकते हो। ये अपना फर्दर आंसर है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्व कर सकते हो, जो कि बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। tan इनवर्स y + tan इनवर्स x = tan इनवर्स c, इसमें फॉर्मूला पुटअप करके ये अपना मेन सॉल्यूशन है। ये कहलाता है चरों का पृथक्करण। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 2 है, ये लिखा हुआ है dy/dx प्लस का dy/dx प्लस e की पावर x। सिंपल क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आपने को dy/dx पावर 1 लिखी हुई है। फिलहाल पहला प्रथम कोटि का रैखिक अवकल, कोई भी अवकल समीकरण को हल करने की जो विधियां दे रखी हैं उनमें से कोई भी एक विधि से अपन हल कर सकते हैं। चरों का पृथक्करण हो गया, संघात अवकल समीकरण हो गई, संघात अवकल समीकरण में परिणत हो गई, रैखिक अवकल समीकरण रैखिक में परिणत, और यथार्थ, इन सब में से किसी भी विधि को इस्तेमाल करके हम इसको हल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज का ये टॉपिक चल रहा है कि चरों का पृथक्करण है, तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन भी फटाफट बता दो। dy/dx = e की पावर x है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इतनी सी बात है, dy/dx = e की पावर x। अब इसको हल करने के लिए अवकलन का रिवर्स इंटीग्रेट को आए पड़ेगा। 1 इसका कांस्टेंट है, y = e की पावर x प्लस कांस्टेंट आप जो आप इच्छाओं को लगा सकते हो, e की पावर x प्लस e की पावर c, या 3 या 1, और कुछ नहीं लगाओ तो देखो गलत है, कि इसका पूरी तरह से सॉल्यूशन है। 2 बात। पहली बात है कि वास्तव में सेकंड ईयर में एकमात्र पेपर ऐसा जिसमें सॉल्यूशन इतने नहीं है फर्स्ट यूनिट में। और दूसरी बात, ये आपके इंटीग्रेशन जो 12th बेस काम आते हैं, वेरी सिंपल वेरी इजी, वो इंटीग्रेशन आपके यूज में आएंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक क्वेश्चन और मैं आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन आपकी e की पावर y + 1 into cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy = 0।
ये कोई भी क्वेश्चन आपके दिया हुआ है साइन कॉस टेन, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 3 है आज का। सॉल्व करने के लिए e की पावर x प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स इंटू डी वाई साइन एक्स इंटू डी वाई। सबसे पहले आप इक्वल टू के साइन में RHS LHS बराबर ले लेंगे। इसका केवल इतना ही मीनिंग है कि ये दोनों आपस में कभी कभी सेम रहे होंगे। उसके बाद इसमें e की पावर x प्लस 1 e की पावर y इंटू dx, ये cos x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस का sin x इंटू dy। सेपरेट किए हुए हैं e की पावर y अपॉन dy प्लस dx। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि e की पावर सबका सेपरेट कर दो, cos x अपॉन sin x इंटू dx इज इक्वल टू e की पावर y अपॉन e की पावर y प्लस 1 इंटू dy। और ये माइनस का साइन आप कहीं भी लगा दो LHS RHS में। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा देख लो। क्वेश्चन का केवल इतना ही मीनिंग है कि e की पावर y प्लस 1 इंटू cos x इंटू dx प्लस e की पावर y sin x इंटू dy इक्वल टू 0। आपने देखी इसकी पावर 1 और 1 है, पावर 1 है तो इसमें कोई भी मेथड लगाना है। सबसे पहले आपने चरों का पृथक्करण चूज किया, तो e की पावर y प्लस 1 x और y को अलग अलग सेपरेट कर दिया, जो कि मैंने बोर्ड पे अच्छी तरह बताया। तो एक बार चेक कर लो, कोई भी तरह की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर सभी सेपरेट हैं, x से x मैच हो गया, y से y मैच हो गया, तो इसको इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने पर ये आपने सीधी सी बात है लिखा हुआ cot x या फिर sin x को t मान लो। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सभी को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए, ये भी पृथक्करण विधि कहलाती है। उसके अंदर sin x को t मान लिया, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos x इंटू dx बराबर dt, तो ये ऊपर लिखा हुआ है, तो सीधा समझेगा dt बटा t इज इक्वल टू, इधर जो भी मानेंगे नीचे वाले को e की पावर y प्लस 1 इज इक्वल टू t, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy e की पावर y dy बराबर dt, तो ये ऊपर एक चीज लिखा हुआ है, तो ये बनेगा dt अपॉन t और ये इंटीग्रेशन का साइन। इसका सॉल्यूशन आ जाएगा माइनस का log t इज इक्वल टू log, इसको v ले लो, v लेने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इतना ही है कि आप t भी ले सकते हो क्योंकि एक बार के लिए काम में आएंगे। ये बनेगा dv और नीचे बन जाएगा v, तो ये बनेगा log v प्लस कोई भी कांस्टेंट जो आपको सूट करता है वो लगा देना। लास्ट में इसकी वैल्यू वापस पुट कर दो। t की जो वैल्यू आपने मानी थी sin x इज इक्वल टू log v की जो वैल्यू मानी थी e की पावर y प्लस 1 प्लस log ऑफ c। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो ये यहाँ फिनिश करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तीनों क्वेश्चन आपके कब तक तैयार होने चाहिए।